अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री के हवाले से होगा। लास्ट क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था, देन सेकंड क्लास में यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी का कवर किया था। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का हमारे पास जो सबसे पहला यूनिट आता है वो फंडामेंटल केमिस्ट्री आता है, जिसपे हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारी कोर्स आउटलाइन है वो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस आती हैं। जैसे कि अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करें तो वहाँ पे मोल का जिक्र है कि व्हाट इज मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट का जिक्र है, एक्सिस रिएक्टेंट का जिक्र है, एक्चुअल रिएक्टेंट का जिक्र है और थ्योरेटिकल रिएक्टेंट का जिक्र है। वैसे हम बेसिक्स में हम पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री हमारे पास है इसकी वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। अब बात करें तो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे जो एनकेट का एग्जाम होना है उसका हिस्सा नहीं है, तो हम उसको इतनी डिटेल में लेके जा नहीं रहे। शॉर्ट ओवरव्यू देना है यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले मोल के बारे में। अच्छा, मोल बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास अगर हमें ये शो कराने होते हैं तीनों चीज़ें ग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाता है मोल। अब एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास होता है, और मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। थर्ड बात करें फार्मूला मास की, तो फार्मूला मास भी हमारे पास, फार्मूला बेसिकली 2 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, उनके मास को फार्मूला मास कहा जाता है। अच्छा, अगर ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास अगर इन तीनों को एक्सप्रेस करना हो, बताना हो ग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास मोल कहलाता है। अब ये कांस्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि एक मोल के अंदर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो अराउंड 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। और इन पार्टिकल्स की तादाद को हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एवोगैड्रो नंबर बेसिकली वो नंबर्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं पर मोल, 1 मोल के अंदर। अब वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। अब बात कर लेते हैं मोल के फार्मूले की। मोल के जो हमारे पास फार्मूले होते हैं वो बेसिक 3 तरह के होते हैं। एक मास पे डिपेंड करता है, सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, थर्ड हमारे पास वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो सबसे पहला फार्मूला है वो हमारे पास है n इज इक्वल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। n यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। मास हमारे पास सब्सटेंस का मास चाहिए होता है और वो ग्राम में चाहिए होता है, और मॉलिक्यूलर मास हम एटम्स के मॉलिक्यूलर मास हम कंबाइन करके निकाल रहे होते हैं। देन बात करें दूसरे फार्मूले की, तो नंबर ऑफ मोल का दूसरा फार्मूला है हमारे पास n इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। थर्ड और लास्ट फार्मूले की बात करें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हो वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम दिया हो, तो थर्ड फार्मूला यूज किया जाता है n इज इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम हम अपने यूनिट किस यूनिट में रखते हैं, डेसीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब में रखा जाता है, और डिवाइड बाय 22.4। ये तीनों यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। पेपर में लाजमी इनका जिक्र आता है, लाजमी इससे रिलेट, फर्स्ट से रिलेट थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी, छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब हम बेसिक बाकी टर्म्स पे चलते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट क्या है। इन दोनों को समझने से पहले हम एक शॉर्ट केमिकल रिएक्शन समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो, और कंबाइन होने के बाद कोई नई चीज़ बना दे, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एक
एक सब्सटेंस हमारे पास ए है, सेकंड सब्सटेंस हमारे पास बी। अब ये दोनों सब्सटेंस अगर कंबाइन हो रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रही है, जो चीज बन रही है, फॉर एग्जांपल हम उनको नाम दे रहे हैं सी एंड डी। अच्छा, जो चीज केमिकल रिएक्शन के अंदर कंबाइन होती है उसका हम नाम देते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के मिलने के बाद बनती है वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हम लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट को समझने। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, अब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उसके पास, जिस रिएक्टेंट के पास नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कम होती है वो एक्सिस रिएक्टेंट कहलाता है, और वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम होता है, सबसे पहले हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, and the reactant which contain least number of mole in a chemical reaction is called excess reactant। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल यील्ड की और थ्योरेटिकल यील्ड की। यील्ड या यील्ड बेसिकली होता क्या, प्रोडक्ट कहलाती है, केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट कहलाती है। अगर हम केमिकल रिएक्शन कोई कर रहे हैं उससे पहले थ्योरेटिकल काम होता है। थ्योरेटिकल काम क्या होता है कि एनालाइज किया जाता है कि हाँ इन रिएक्टेंट्स को मिलाने से इतना प्रोडक्ट बन सकता है, तो वो थ्योरेटिकल होता है जो हम किताबों में, बुक्स में नोट करते हैं, हाँ भाई ये इतना प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि हमारे पास इतना रिएक्टेंट या इतना रॉ मटेरियल है। अब एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में, तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या था कि एक्चुअल यील्ड ये एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास थ्योरी रिलेटेड पार्ट होता है। थ्योरी रिलेटेड पार्ट या एक्चुअल रिलेटेड पार्ट क्या मतलब, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास वो प्रोडक्ट होती है जब हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे होते हैं, बनाने जा रहे होते हैं, उससे पहले जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ ये इतनी प्रोडक्ट इतनी बन सकती है, वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। एक्चुअल यील्ड क्या होता है, जब हम लैब में या वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आती है वो एक्चुअल यील्ड कहलाती है। अच्छा, हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू या थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होता है। मतलब हम एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल 80% है तो हम एनालाइज कर देते हैं हाँ इसका प्रोडक्ट तकरीबन 70-80% बन जाएगा, लेकिन ये हमारी थ्योरी बेस है जो हमने रिटन फॉर्म की है, वो नहीं होता कि हाँ इतनी बनेगी। एक्चुअल यील्ड बेसिकली वो होता है हमारे पास, हमने एस्टिमेट किया कि 70-80% बनना चाहिए क्योंकि इतना रॉ मटेरियल हमारे पास है, लेकिन एक्चुअल यील्ड इतना नहीं बन सकता क्योंकि केमिकल प्रोसीजर के दौरान, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई ना कोई क्वायरी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है और वो प्रोडक्ट नहीं बन सकती। 50 बनेगी, 40% बनेगी, तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कहलाती है। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक्चुअल यील्ड क्या है, प्रोडक्ट दैट आर एक्चुअली फ्रॉम इन अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस, किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी लैब के प्रोसीजर के जरिए जो हमारे पास यील्ड बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है, वो एक्चुअल यील्ड कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ मैक्सिमम यील्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन से प्रेडिक्ट कर देना कि हमारे पास हाँ ये प्रोडक्ट इतनी बन सकती है, थ्योरी बेस पर बात करना हो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाते हैं। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से। मैंने इसकी आपको एग्जांपल भी दिया, अगर थ्योरेटिकल यील्ड हमने एस्टिमेट किया 80% तो एक्चुअल यील्ड इतना नहीं बनेगा क्योंकि एक्चुअल यील्ड बनने के दौरान, प्रोसीजर के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं जो हमारे पास रॉ मटेरियल को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, तो इतना प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो ये थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड के दरमियान कंपैरिजन था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, आज के लेक्चर पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो जो एनकेट के हवाले से बना रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखूँगा। आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।